बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो उसका नाम है फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो यहाँ कंडीशनल क्वेश्चन बनता है इक्विलिब्रियम क्या होता था, क्योंकि आपने इक्विलिब्रियम को स्टडी किया हुआ था वर्क पावर एनर्जी में, वहाँ पर पढ़ा था स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वो भी इस टॉपिक में हम डिटेल में समझ लेंगे। एक चीज़ और आपको समझनी है, रोटेशन पढ़ा था 11th क्लास में। रोटेशन का भी थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे आएगा। रोटेशन का एक पैरामीटर था टॉर्क। टॉर्क को भी हम यहाँ पे अच्छे से डिटेल में समझ लेंगे कि टॉर्क की डेफिनेशन क्या थी, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, कैसे टॉर्क का रिजल्ट निकल के आएगा फॉर अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, ये जो टॉपिक है ना, बहुत डिटेल में समझेंगे, एक एक चीज़ उसकी बारीकी। वेक्टर क्वांटिटी है तो कैसे है, उसका क्या फॉर्मूला है, कैसे डेरिवेशन आएगा, आपको इंटायर वीडियो देखने में बहुत मज़ा आएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला ये समझते हैं कि हमारे पास जो डायपोल है, डायपोल की बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होगी, क्योंकि डायपोल है तो डायपोल क्या होगा, ए बी होगा। डायपोल के पास एक चार्ज प्लस क्यू होगा, एक माइनस क्यू होगा, और कुछ सेपरेशन पे होगा। वो सेपरेशन वेरी स्मॉल सेपरेशन होता है, जिसको हम लोग 2L से कंसिडर करते हैं। चलिए बेटा, यहाँ देखो क्या हुआ, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल AB को प्लेस किया गया है, जिसकी डायपोल लेंथ 2L है, ठीक है। और इसका डायपोल मोमेंट क्या है, डायपोल मोमेंट P है। जो डायपोल है उसका डायपोल मोमेंट P है। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल होती है। डायपोल एक्सिस क्या होती है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज को मिलाने वाली लाइन होती है। तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन बना दीजिए। इस लाइन में क्या होगा, इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, ये लाइन, इसकी जो ये लाइन होगी, ये लाइन जो मैं बना रहा हूँ, ये इस लाइन में क्या होगा, डायपोल मोमेंट काम करेगा। इस लाइन में डायपोल मोमेंट होगा, जिसको मैं लिख देता हूँ P वेक्टर से। तो जो डायपोल मोमेंट हो गया, पता चल गया आपको डायपोल क्या है, डायपोल AB है जिसका डायपोल मोमेंट P है, डायपोल लेंथ 2L है, डायपोल का मिड पॉइंट O है। यही लैंग्वेज सेम यहाँ पर लिखी हुई है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB हैविंग डायपोल लेंथ 2L प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा विथ ई का मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए एक डायपोल को रखा गया है। तो ये एंगल कितना है, थीटा एंगल है। इसके अंदर डायपोल को रख दिया गया है। जैसे ही डायपोल को आप रखते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, डायपोल पर क्या लगेंगे, फोर्सेस लगेंगे। फोर्सेस का एक छोटा सा कंसेप्ट देखिए। जैसे ही आपके पास एक फील्ड है, इस फील्ड में अब देखिए ये लाइन मैंने बना दी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा और इधर नेगेटिव चार्ज रहा होगा, तभी तो फील्ड लाइन ऐसी बनी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलती कहाँ से है, ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से, एंड होती है नेगेटिव चार्ज पे। तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं इस पर कोई प्लस क्यू चार्ज रख दूँ, और इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई माइनस क्यू चार्ज रख दूँ, और आपसे पूछूँ कि बताओ आप प्लस क्यू चार्ज पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप क्या बोलोगे कि प्लस क्यू चार्ज पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स होता है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सही है, इतना कंसेप्ट आपको पता है। अच्छा, यूनिफॉर्म का मतलब क्या समझते हो, जो अगर फील्ड लाइंस क्या हो, स्ट्रेट हो, आपस में पैरेलल हो और इक्वी डिस्टेंस हो, इनकी जो गैपिंग है ज़रा देखो सेम है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन होल्ड हो रही है। फील्ड लाइंस आर इक्वल डिस्टेंस, कह सकते हो आर एट इक्वल डिस्टेंस, स्ट्रेट है, पैरेलल हैं। इफ़ फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वल डिस्टेंस, या कह सकते हो हैविंग सेम सेपरेशन बिटवीन देम, देन दीज फील्ड लाइंस आर कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिर्फ इतना ही है कि फील्ड लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, फील्ड लाइन पैरेलल होनी चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए, तो आप उसको बोल देते हो
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स लगेगा और वो फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ले जाने का काम करेगा। नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा, जो फोर्स लगेगा वो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ले जाने का काम करेगा। बस इसी कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर दीजिए यहाँ पे और क्या मिलेगा ज़रा देखिए क्या मिलेगा। इस प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स लगेगा। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज। देखो यहाँ पे रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, तो इस प्लस क्यू चार्ज पर क्या होगा, फोर्स लगेगा। कहाँ लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ, और इस फोर्स को मैं बोल देता हूँ F1। कितना लगा, QE लग गया। कितना आया है, F1 इज इक्वल टू प्लस QE आ गया है। और माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा कितना आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। इसको मैं लिखता हूँ F2 इज इक्वल टू माइनस QE। कितना आ गया, F2 इज इक्वल टू माइनस QE। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज क्या आएगा, F1 इज इक्वल टू आ जाएगा QE। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। देखिए अब ये जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, F1 फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ये। दूसरी बात क्या है, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, वो कितना आएगा, वो आएगा F2 इज इक्वल टू, इस पर फोर्स क्या लगा, इतना लगा, माइनस QE। देखिए एक बात बेटा ये है कि यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा गया है, माइनस बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है कि जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। मतलब अभी यहाँ देखोगे तो ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, इसके आगे प्लस है, इसका मतलब फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा। यहाँ क्या बताओगे आप, यहाँ बताओगे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो F2 है वो क्या है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जरा देखो यहाँ पे जो दोनों फोर्सेस आए हैं वो एक ये F1 आया है और एक ये F2 आ गया है। तो मैं F1 को भी ऐसा लिख देता हूँ देखो, और F2 लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कि डायपोल पर नेट चार्ज कितना होता है, डायपोल पर नेट चार्ज कितना होता है, तो क्या बोलोगे आप, नेट चार्ज ऑन डायपोल, नेट चार्ज ऑन डायपोल, डायपोल मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल। तो नेट चार्ज का मतलब क्या होता है, एक चार्ज तो है माइनस क्यू, दूसरा है प्लस क्यू। एक चार्ज माइनस क्यू है प्लस, दूसरा है प्लस क्यू। देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या दे देंगे, जीरो। डायपोल पर नेट चार्ज हमेशा जीरो होता है। कैसा होता है, हमेशा जीरो होता है, ये बिल्कुल याद रखेंगे। दूसरी बात क्या है, नेट फोर्स क्या होगा, ज़रा देखो, नेट फोर्स ऑन डायपोल। ज़रा नेट फोर्स देखिए, क्या डायपोल पर नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स एफ नेट कितना आएगा, F1 प्लस F2 के इक्वल आएगा। F1 F2 की वैल्यू कितनी है, ज़रा देखो, F1 की वैल्यू है QE, ठीक, प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस QE। इसका मतलब इसका जो रिज़ल्ट आया वो कितना आया, ज़ीरो। इसका मतलब आपको क्या मिल गया, जो F नेट मिला है वो कितना मिल गया, ज़ीरो मिल गया। जब आपको F नेट ज़ीरो मिल जाता है तो आप क्या लिखते हो, ज़रा देखो, यहाँ से ऐसे लिख दीजिए, ये आपको ये मिल गया F नेट की वैल्यू ज़ीरो। अगर F नेट ज़ीरो आ रहा है सिस्टम पर, जहाँ पे दो चार्जेस हैं और दोनों चार्ज एक सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम पर नेट फोर्स ज़ीरो आया, इसका मतलब क्या है, सिस्टम क्या है, इफ़ नेट चार्ज ऑन सिस्टम इज़ ज़ीरो देन सिस्टम पर नेट फोर्स भी ज़ीरो होगा। वो चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पे दो चार्जेस सिस्टम बना रहे थे, सिस्टम पे नेट चार्ज जीरो है, और सिस्टम पे नेट फोर्स भी जीरो होता है, हो गया। अब सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होने का मीनिंग होता है, मीनिंग ये है कि ये सिस्टम अब चल नहीं रहा है, ये सिस्टम चल नहीं रहा। मतलब क्या हुआ, दैट इज़ सिस्टम या डायपोल, दैट इज़ सिस्टम या फिर डायपोल कैसा है, डायपोल इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दैट इज डायपोल इज इन ट्रांसलेशनल
इक्विलिब्रियम। इसका ज़रा मीनिंग और समझ लीजिए आप। इक्विलिब्रियम मतलब जब ये जो सिस्टम होगा, जो दो चार्जेस का सिस्टम है, वो आगे या पीछे नहीं चल सकता। मतलब कैसे? जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स इधर लग रहा है। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँ आपसे कि एक डायपोल है, इस डायपोल पर जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, तो क्या आगे पीछे चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा, डायपोल चल नहीं सकता है, लेकिन इस डायपोल का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, जिसको मैं ओ बोलता हूँ। मतलब सेंटर ऑफ मास क्या होगा? ओ होगा। मैंने दिखा दिया। अगर फोर्सेस इधर लग रहे हैं और इधर लग रहे हैं, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये चल नहीं रहा है, तो क्या घूम भी नहीं सकता? क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। अगर डायपोल या सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब आगे पीछे नहीं चल सकता। थोड़ी और फीलिंग देता हूँ। देखो, अगर कहीं नेट फोर्स ज़ीरो है, क्या है? अगर कहीं एफ नेट ज़ीरो आ रहा है, एफ नेट की वैल्यू क्या आ रही है? ज़ीरो आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि जो ए नेट होगा सिस्टम का, वो भी ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये होगा या तो सिस्टम चल रहा होगा, या तो सिस्टम रेस्ट पे होगा। मतलब या तो सिस्टम रेस्ट पे है, या तो सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। यहाँ पर क्या है? सिस्टम पहले से रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे ही रहेगा। एक्सेलेरेशन ना होने का यही मतलब है। अगर एफ नेट ज़ीरो है, अगर एफ नेट सिस्टम पे ज़ीरो है, तो सिस्टम का ए नेट भी ज़ीरो होगा। ए नेट ज़ीरो होने की दो बातें हैं, या तो सिस्टम रेस्ट पे है या सिस्टम चल रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से, तभी एक्सेलरेशन ज़ीरो है। लेकिन सिस्टम पहले से रेस्ट पे था, उस पर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इसका मतलब वो अभी भी रेस्ट पे ही है। ठीक, तो इसके आगे की दो बातें हम नहीं करते। अब आपको ये समझ में आ गया कि एफ नेट ज़ीरो होने का क्या मतलब है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम आगे पीछे नहीं चल सकता। सिस्टम क्या कर सकता है? चल नहीं सकता। हमें अब इस बात की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, क्या ये घूम सकता है? अगर चल नहीं सकता सिस्टम, क्या घूम सकता है? पता करते हैं। पहले इतना आपको समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बात करूं। चलो बेटा देखो, अब यहाँ से आ जाओ। यहाँ पर ये जो दो फोर्सेस हैं, फोर्सेस F1 एंड F2 क्या हैं? फोर्सेस F1 और F2। तो आपको लिखना पड़ेगा फोर्सेस F1 एंड F2, फोर्सेस F1 एंड F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। है ऐसा? बिल्कुल, मैग्नीट्यूड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। वो भी आपको दिख रहा है, एक इस साइड में है तो एक इस साइड में है। आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे कंस्टिट्यूट क्या करते हैं? ये कंस्टिट्यूट अ कपल। क्या बनाते हैं? एक कपल बनाते हैं। कौन? अगर दो फोर्सेस किसी सिस्टम पे लगे हों, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हों, अपोजिट इन डायरेक्शन हों, तो वो बनाते हैं कपल। अभी मैं कपल की 4 कंडीशंस होती हैं आपको समझाता हूँ, पहले लैंग्वेज समझ लीजिए। सो दे कंस्टिट्यूट अ कपल विच exert a torque on dipole and try to align किसको? डायपोल को। and try to align the dipole in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसकी छोटी सी लैंग्वेज है जिसमें पूरी बात आ जाती है। अब ज़रा समझिए कि जो ये कपल है, कपल क्या चीज़ है? कपल बनने के लिए 4 कंडीशंस होती हैं। कभी भी कोई भी दो फोर्सेस कपल कब बनाते हैं, या वो फोर्सेस जो
कपल बना रहे हैं वो सिस्टम पर टॉर्क कब एग्जर्ट करेंगे, उसकी कंडीशंस होती हैं। अगर दो फोर्सेस क्या हो, अगर मैं ऐसा बात करूं, देखो जैसे ये आपके पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम पे एक फोर्स ऊपर लगा और एक फोर्स नीचे लगा, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सिस्टम था, इस सिस्टम पे एक फोर्स ऊपर और एक फोर्स नीचे, इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा। सिस्टम पर दो फोर्सेस हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन है। क्या दोनों फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं, दोनों फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं। अगर अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं, एक बात ये समझ में आई। अच्छा, अब ये देखना है क्या दोनों फोर्सेस पैरेलल हैं? हाँ, ये फोर्स और जो नीचे फोर्स लगा हुआ है पैरेलल है। तो टॉर्क होने की यही कंडीशंस होती हैं। क्या होने चाहिए? टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो, पैरेलल टू ईच अदर हो, और इनका जो पॉइंट ऑफ एक्शन है जहाँ पे फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, दोनों फोर्स एक दूसरे के नीचे नहीं होने चाहिए। इनका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स का है वो एक जगह पे नहीं होना चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा ही कुछ सीन दिख रहा है आपको कि एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो दोनों जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज हैं वो अलग अलग पॉइंट पे हैं, ठीक है। और क्या देखा गया कि दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन हैं, पैरेलल टू ईच अदर हैं, एक ऐसे हैं एक ऐसे, अगर इसको पीछे कर दो तो दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो ये बनाते हैं टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अब जरा देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। जो टॉर्क का फॉर्मूला निकल के आएगा वो ये आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आता है, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स ऑन डायपोल, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स ऑन डायपोल एंड डायपोल लेंथ, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स ऑन डायपोल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपल आर्म भी बोलते हैं। इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहिए बिटवीन द फोर्सेस, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं कपल आर्म। क्या बोलते हैं, कपल आर्म, इसी को कपल आर्म या आर्म आप कपल बोल दीजिए, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर जरा समझने की कोशिश करिए कि दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो वो मैं लिख लेता हूँ क्या, मैग्नीट्यूड चाहे F1 लिख दूँ चाहे F2 लिख दूँ, दोनों में से कोई एक लेना है मुझे, F1 या F2, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो फोर्सेस के बीच में क्या होगी, या तो आप इसको पीछे कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, या फिर आप इसको पीछे कर दीजिए। ये इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AB, इसको C बोल दीजिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, AC होगी। इस फिगर में AC आपको एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी हो सकती है। इसको आप पीछे करोगे तो ये आ जाएगी, कितनी होगी, देखिए आपको क्या पता, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन चाहिए, आपको एक एंगल पता है, तो यहाँ क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू, आप यहाँ लिखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर मतलब AC, और अपॉन हाइपोटेनियस कितना आएगा 2l। तो यहाँ से आप ले सकते हो कितना, यहाँ से मैं सही कर दूँ थोड़ा सा, देखो ये आएगा AC अपॉन 2l आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे, AC की वैल्यू आ जाएगी, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू F1 F2 में से किसी एक की वैल्यू तो QE होगा, इंटू AC आ जाएगा 2l, और ये आ जाएगा कितना 2l साइन थीटा। इसको ज़रा डायपोल मोमेंट में कन्वर्ट कर दो, क्या आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 2QL एक साथ लिख दो, 2QL इंटू E साइन थीटा। तो टॉर्क इस टाउ इज इक्वल टू आएगा PE साइन थीटा। देखो बेटा यहाँ तक तो आसान है, इसके बाद ही आपको कंसेप्ट को समझना है कि अब आपको डायरेक्शन कैसे देखने आना चाहिए। इसके आगे जो कंडीशंस होंगी उन कंडीशन पे ज़्यादा फोकस करना। यहाँ तक डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, आप फिगर बनाओगे, इस लैंग्वेज को नहीं भी लिखोगे या कम लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपको ये पता होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स ऑन डायपोल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज या कपल आर्म, ना लिख करके ये लिख दीजिए।
तो इतना कर दोगे तो टॉर्क पता चल जाएगा, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स ऑन डायपोल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ये रिजल्ट आ जाता है। यहाँ से ज़रा देखो, ये तो स्केलर फॉर्म है, क्या है, ये स्केलर फॉर्म है, ये स्केलर फॉर्म है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दूँ तो क्या आएगा, देखो, क्योंकि आपको पता है कि P क्रॉस E, ये लिखना सही होगा वेक्टर फॉर्म में, या फिर ये लिखना सही होगा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू E क्रॉस P। बोलो कौन सा लिखना सही होगा, ये सही होगा या ये सही होगा, दोनों में से कौन सा सही है, इसके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लो। देखो, क्योंकि स्केलर फॉर्म हो गए, ये गलत है, अभी क्यों गलत है वो समझा देता हूँ। आपको लिखना यही है, ये सही है, क्या है, ये सही है, ये गलत है, आपको ये नहीं लिखना है, यही लिखना है। क्यों, ज़रा देखो, देखो ये एक डायपोल है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है, यहाँ पे चार्ज कितना है, -Q, और यहाँ पे +Q। इस पर फोर्स इधर लग रहा है F1, और इस पर इधर फोर्स लग रहा है F2 लग रहा है। चलिए अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में किधर है, ये E हो गई। ये हमारे पास क्या है, डायपोल मोमेंट है, ठीक। अच्छा, ये जो डायपोल रखा है कितने एंगल पर रखा हुआ है, थीटा एंगल पर रखा हुआ है, ऐसे रखा है। इसका मतलब जो डायपोल मोमेंट है, वो डायपोल मोमेंट क्या कर रहा है, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट P है, और इस डायपोल पर लग रहा है फोर्स। फोर्स क्या कर रहा है, फोर्स इसको इधर ले जा रहा है। देखो ये वाला फोर्स डायपोल को इधर ले जाना चाहता है, या लाने की कोशिश करना चाहता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखो डायपोल पे जो लगने वाले फोर्सेस हैं, उनकी टेंडेंसी है टू अलाइन द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फोर्स चाहेंगे, ये फोर्स चाहेंगे कैसे, ये फोर्स इधर जाना चाहेगा, ये फोर्स इधर जाना चाहेगा, और ये फोर्स इधर आना चाहेगा, तो डायपोल इधर आएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि P किधर जाना चाहता है, जो डायपोल मोमेंट P वो जाना चाहता है E की तरफ। कहाँ जाना चाहता है, E की तरफ। जब E की तरफ जाना चाहता है तो P क्रॉस E जो होगा वही सही होगा, E क्रॉस P नहीं सही होगा। क्यों नहीं सही होगा, उसके लिए देखो मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको मैं रब कर दूँ। देखो क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ कि P क्रॉस E ही आने वाला है। चलो अब देखो इसको, मैं कह रहा हूँ कि ये जो टाउ है, टाउ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका वेक्टर फॉर्म होगा। वेक्टर फॉर्म क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म आपने लिख दिया, वेक्टर फॉर्म कितना, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E लिख दिया, ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। डायरेक्शन कैसे निकालते हो आप, डायरेक्शन इसी से आपको ये समझ में आएगा जो मैंने आपको फील दिया। डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ टाउ, डायरेक्शन ऑफ टाउ कैसे निकालते हो, बाय स्क्रू रूल, बाय राइट हैंड पाम रूल। इसको ऐसे लिख दो, राइट हैंड पाम रूल, इससे निकाल लीजिए, या फिर बाय स्क्रू रूल, बाय स्क्रू रूल। जरा देखो स्क्रू रूल क्या कहता है और राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है। पाम ऐसे है, ठीक है, इन पाम को क्या करिए, इन पाम को जिधर डायपोल रोटेट होना चाहता है, जिधर रोटेट होना चाहता है, टेंडेंसी है डायपोल की, उसको उधर रखिए। डायपोल रोटेट होके कहाँ जाना चाहता है, फील्ड के डायरेक्शन में। इसका मतलब ये जो रोटेट हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये रोटेट होके कहाँ जाना चाहता है, फील्ड की तरफ। ये डायपोल मोमेंट है, जो पाम है डायपोल मोमेंट है, और ये रोटेट होके फील्ड के डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क को। तो टॉर्क को इंडिकेट करेगा, तो इसका मतलब टॉर्क कहाँ होगा, टॉर्क होगा इनसाइड। टॉर्क कहाँ होगा, अंदर के साइड में होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ज़रा देखो, क्योंकि अगर कहीं ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी फिजिकल मीनिंग क्या होती है कि टॉर्क
जो होता है ये टाउ इज़ परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर इंडिविजुअली, या फिर टाउ इज़ परपेंडिकुलर टू होता है ई वेक्टर, या फिर टाउ इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर टू पी क्रॉस ई वेक्टर। मतलब ये जो दोनों वेक्टर्स होते हैं पी और ई, जो टॉर्क होता है वो पी के भी परपेंडिकुलर है, ई के भी परपेंडिकुलर है। क्यों ऐसा? क्योंकि आपने ऐसा पढ़ रखा है, ए क्रॉस बी अगर कहीं लिखा है इसका मतलब क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, और ये होता है एन कैप। ये तो बताता है मैग्नीट्यूड को, ये बताता है डायरेक्शन को। तो इसका मतलब जो एन कैप होता है, एन कैप इज़ परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर भी होता है, एन कैप इज़ परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर भी होता है, और क्या होता है, और एन कैप जो होता है वो परपेंडिकुलर टू होता है ए क्रॉस बी वेक्टर। अब इसी चीज़ की ज़रा फीलिंग ले लूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये दो वेक्टर हैं, कैसे हैं, ये दो वेक्टर हैं, सामने हमारे क्या है, प्लेन है, क्या है, प्लेन है। ये बोर्ड का एक प्लेन हो गया, देखो ऐसे, ये ऐसे बोर्ड का प्लेन हो गया। अब इसमें जो टॉर्क होगा वो टॉर्क कैसे आने वाला है, टॉर्क एक ये हो गया डायपोल मोमेंट, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। जो टॉर्क होगा वो या तो अंदर साइड में होगा, देखो, या तो अंदर साइड में होगा, ये दोनों एक ही प्लेन में हैं, या तो टॉर्क बाहर की तरफ होगा, ऐसे टॉर्क बाहर की तरफ होगा। मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो आपको समझ में आया होगा, नहीं दिख रहा अभी, हाँ ऐसे दिखेगा। तो देखो ये दोनों क्या है, एक बोर्ड के प्लेन में है या कॉपी के प्लेन में है, ये इसके परपेंडिकुलर है, या तो ये इस साइड में होगा या तो फिर इस साइड में होगा, ऐसे होगा। तो मतलब क्या है, ये जो होगा ये टॉर्क वो क्या होगा, या तो पी के भी परपेंडिकुलर है और ई के भी परपेंडिकुलर है और दोनों के भी परपेंडिकुलर है। तो यही समझाना चाह रहा हूँ मैं कि राइट हैंड पाम रूल से देखिए या स्क्रू रूल से। स्क्रू रूल क्या कहता है कि जैसे देखो, जैसे ही आप इन पाम को क्या करिए, ऐसे रोटेट करते हैं स्क्रू को, अगर ये अंदर जा रहा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो टॉर्क होगा वो इनसाइड है, तब तो स्क्रू टाइट होगा। अगर ऐसे ओपन कर रहे हैं तो देखो ये खुल रहा है, इसका मतलब टॉर्क बाहर लग रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये घुमाना है पी से ई की तरफ, जब पी से ई की तरफ करते हैं तो जो टॉर्क होगा वो इनसाइड होगा। देखो ऐसे करते हैं तो ये क्या होगा, टॉर्क अंदर जा रहा है। लेकिन यही अभी एंटी क्लॉकवाइज करते तो ये रोटेट होके बाहर आ जाता, इसका मतलब टॉर्क बाहर लग रहा होता। तो देखना है कि पी से ई जाना है, आपको कहाँ जाना है, जो पी से ई जाना है, क्योंकि डायपोल चाहता है अलाइन होना इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए पी से ई की तरफ जाने वाला ही लेना है। पी क्रॉस ई क्रॉस पी कभी नहीं सही होता है, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं करेगा कंडीशंस को। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ कंडीशंस की, ठीक है। आपको देखो यूनिट भी बता दूँ मैं, देखो यूनिट ऑफ टाउ क्या होता है बच्चा, यूनिट ऑफ टाउ, जो टाउ की यूनिट होती है, देखो कभी भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखना चाहते हो तो आप क्या करो, आप सीधे डायरेक्ट उस फॉर्मूले पे ना जाओ जो आपको टफ लग रहा है। आप टॉर्क का कोई ऐसा फॉर्मूला सोचो जो बहुत आसान हो। यहाँ पे चाहते हो तो पी का और ई का यूनिट लिखो तो टॉर्क का निकल आएगा। लेकिन जो जनरली आपको पता हो, कोशिश करो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप यूनिट लिखना चाहते हो, डायमेंशन लिखना चाहते हो, तो उसको फोर्स और एनर्जी के टर्म में लिखो, फोर्स और एनर्जी के टर्म में लिखो, आसान हो जाएगा। देखो टॉर्क का क्या होता है, टॉर्क टाउ इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है न्यूटन, इसका होता है मीटर। तो मैं टॉर्क को क्या ले सकता हूँ, टॉर्क ले सकता हूँ न्यूटन मीटर। क्या लिखूँगा मैं, न्यूटन मीटर। मैंने फॉर्मूला आसान सा सोच लिया, ऐसा फॉर्मूला सोचा जिसमें फोर्स भी है और जिसमें फोर्स हो या तो एनर्जी हो। तो न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क होता है, हो जाएगा। चलिए मैं बात करता हूँ स्पेशल कंडीशंस की जो इसके अंदर जनरेट होने वाली है। और उन कंडीशन पे बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूँ कि इक्विलिब्रियम देखने जा रहा हूँ मैं। क्या देखने जा रहा हूँ कि कब डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कब अनस्टेबल में होगा। तो उसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, इसको रफ कर दूँ। चल देखो, आपको बेटा ये समझना है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। केस फर्स्ट क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला आपको मिल चुका है, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये मिल चुका है। इसी से आपको केस बनाने हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कैसे मैंने लिख दिया, जरा देखो,
स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे होता है, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि जब थीटा इक्वल टू 0 होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल, यहाँ जो लिखा है फॉर्मूला थीटा क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू लिखा है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। इसका मतलब थीटा क्या है, वेयर, क्वेश्चन में बहुत काम आएगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। ये पी वेक्टर और ई वेक्टर डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के डायपोल मोमेंट जो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा उसके बीच का एंगल होता है। चलिए अब जरा देखो बेटा, मैंने कहा कि थीटा इक्वल टू 0 होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम को समझने के लिए मैंने कहा ना ओवरव्यू देता हूँ। ये देखो, एक कंडीशन आप ये सोचो और एक कंडीशन आप ये सोचो, ठीक। आप यहाँ बैठे हो, एक कंडीशन आप यहाँ बैठे हो, दो हैं। एक बार यहाँ एक जगह ये है, यहाँ बैठे हो, एक जगह ये है। ये समझ लो एक कटोरा है और कटोरा बड़ा है, उस कटोरे के अंदर आप हो। ये कटोरा ऐसा है जिसके आप पलट कर रख दीजिए, उसके ऊपर बैठ जाइए, चिकना है ये, है ना, ऐसा समझना है। अब आपको कोई आपका दोस्त आए, आपको यहाँ डिस्टर्ब करके यहाँ ले जाए, यहाँ से छोड़ दे, तो आप कहाँ पहुँचोगे, आप फिर वहीं पहुँच जाओगे जहाँ से आप लाए गए थे, जहाँ से आपके दोस्त ने आपको उठाया था और आपको डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, तो फिर आप वहीं पहुंच गए। मतलब क्या हुआ, आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ। कोशिश की गई थी लेकिन आप डिस्टर्ब नहीं हुए, इक्विलिब्रियम में पहुंच गए। लेकिन अगर कोई दोस्त आपका यहाँ से आपको डिस्टर्ब करके यहाँ छोड़ दे तो आप कहाँ जाओगे, नीचे ही जाना है। अच्छा, इसका मतलब क्या आप वापस अपनी पोजीशन पे आएंगे, बिल्कुल नहीं। इसी फील्ड को आपको जोड़ना है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मैथमेटिकल पोर्शन के साथ। देखो इसी चीज़ को बताता हूँ, थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 कर दो। मतलब डायपोल को कहाँ रख दो, ऐसे रख दो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, इसके ऊपर एक डायपोल रखना है, रख दीजिए डायपोल। ये डायपोल रख दिया गया, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज। ज़रा फोर्सेस कहाँ लगेंगे वो देखो, प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा F1 और इस पे फोर्स इधर लगेगा, ये आएगा F इक्वल टू क्यू ई, यहाँ पे F इक्वल टू आएगा माइनस क्यू ई, ऐसा आया, एक माइनस क्यू ई आया, एक प्लस क्यू ई आया, ठीक। डायपोल ये हो गया सेंटर। तो देखो अगर मैं पूछूँ नेट चार्ज 0, नेट फोर्स कितना आया, क्योंकि आपको दो चीज़ें बात करनी है, एक फोर्स की और एक टॉर्क की। तो नेट फोर्स क्या होगा जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, नेट फोर्स एफ नेट की वैल्यू कितनी आई, देखो जितना इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा, मतलब डायपोल पर जो फोर्स लग रहा है जितना इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है। तो क्या आगे पीछे होगा, नहीं होगा। एफ नेट की वैल्यू कितनी है, 0 है। क्यों है, आप देख सकते हो माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई। मतलब अभी क्या है, किस इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। ये कौन सा है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। अच्छा, फोर्स 0 है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। जरा टॉर्क के बारे में देखिए क्या आएगा, टॉर्क के बारे में, टॉर्क क्या आता है, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो टॉर्क कितना होता है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0, साइन 0 0 होता है, मतलब टॉर्क क्या होता है, 0 होता है। आपसे यही पूछा जाता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड टॉर्क व्हेन डायपोल इज इन इक्विलिब्रियम। तो डायपोल जब स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब है जो डायपोल है वो कहाँ रखा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है। तो ये सारी चीज़ें आ गई। टॉर्क 0 होने का सीधा मतलब है, क्या मतलब है, अब जो हमारा डायपोल है, जो सिस्टम है दो चार्जेस का, वो कैसा है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो गया। यही मैं कह रहा था कि आपको 11th क्लास का जो रोटेशन चैप्टर है उसका एक पैरामीटर मिलेगा रोटेशन का, वो क्या है, टॉर्क। टॉर्क 0 आ रहा है, दैट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम आएगा। यहाँ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आएगा। जब भी नेट फोर्स 0 है, सिस्टम इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, टॉर्क 0 है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम।
इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर मैं बात करूँ। देखो अब यहीं पे मुझे समझाना है आपको केस सेकेंड। केस सेकेंड क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। केस सेकेंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको समझना है। तो मैंने समझाया कि अनस्टेबल ये है, ये वाला क्या था, ये स्टेबल था, ये कैसा था, अनस्टेबल था। ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल था। तो ज़रा देखिए, आपको किससे दोस्ती करनी है थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको छोड़ दें, आपको घुमाए फिराएं छोड़ दें, तब आप फिर उसी पोजीशन पे आ जाओ। ऐसा ना हो कि घुमाने फिराने ले जाएं तो आप कभी लौट के ही वापस ना हो। तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम आपको समझ में आएगा डेली लाइफ में, वो अनस्टेबल वाला होता है। ये सब डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं। ये वाले ठीक है, सपोर्टिव हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा घुमाएंगे, माइंड फ्रेश करेंगे, आपका भी और अपना भी। तो क्या होगा, यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होने वाली। यहाँ तो बिल्कुल पूरी तरह से डिस्टर्बेंस ही है। ज़रा देखो क्या होने वाला है यहाँ पे। थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने ये बना दी और इसमें रख दीजिए क्या, एक डायपोल। डायपोल कैसे रखना, ज़रा ध्यान देना। आपकी बार जो डायपोल रखा है 180 डिग्री पर रखा है। डायपोल की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस, तो इसका मतलब है आपकी बार 180 पर रखना है तो डायपोल कुछ ऐसा सेट हो गया। इधर आ गया माइनस, इधर आ गया प्लस, ठीक। इसका डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट आपकी बार इधर आ गया, P इधर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया, तभी तो 180 डिग्री बना। अब देखो जरा सा, इस पे फोर्स किधर है, इस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। इसका मतलब माइनस QE कहाँ लग रहा, इधर। और इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इधर लगेगा। क्या आएगा, F इक्वल टू QE। देखो इस पे जो फोर्स लग रहा था, फोर्स की वैल्यू तो QE ही होगी, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू तो QE ही होगी, ठीक है। लेकिन दोनों फोर्सेस का सम करेंगे। अगर आप डायरेक्शन वाइज देखेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स 0 आ जाएगा। इस कंडीशन में भी नेट फोर्स कितना है, F नेट इक्वल टू कितना आएगा, ये F1, ये वाला F2 है, ये F1 है। F1 प्लस F2 की वैल्यू क्या आएगी, F1 की वैल्यू QE और F2 की वैल्यू माइनस QE। फिर आपको रिजल्ट मिल गया 0। सिस्टम कैसा है, दैट इज़ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। हमारा जो सिस्टम है, जो चार्जेस हैं या डायपोल है, वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। बार बार ये बात आ रही है कि सिस्टम हमारा आगे पीछे नहीं जा रहा, वो सिर्फ क्या हो सकता है, वो सिर्फ रोटेट कर सकता है। रोटेट होके या तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट जाएगा, लेकिन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही। तो ये आ जाएगा इतना। अभी देखो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आ गया। अब बात करता हूँ मैं रोटेशन की, टॉर्क की बात करता हूँ। टॉर्क क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा PE साइन थीटा। जरा देखो PE साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होती है 180। अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो थीटा की वैल्यू 180 आएगा तो 0। टॉर्क 0 आने का मतलब हो गया, क्या आ गया, दैट इज़ रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ गया। मतलब अभी भी हमारा सिस्टम कैसा है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। मतलब नेट फोर्स 0 है। अभी तक आप तो ये समझ पे आए कि फोर्स 0 तो टॉर्क 0, फोर्स 0 तो टॉर्क 0। अब सरप्राइजिंग रिजल्ट आएगा कि फोर्स 0 होगा लेकिन टॉर्क 0 नहीं होगा। फिर कह रहा हूँ, फोर्स 0 होने पर ऐसी हमारी टेंडेंसी, ऐसा हम सोचते हैं कि टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स 0 है तो टॉर्क 0 होगा। अभी आप सीखोगे फोर्स 0 है बट टॉर्क 0 नहीं है। देखिए कैसे आने वाला है, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं बात करता हूँ केस थर्ड की। केस थर्ड क्या बोलता है, जरा देखो। केस थर्ड ये कहता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या आएगा, मैक्सिमम टॉर्क आएगा। क्या आएगा, मैक्सिमम टॉर्क आएगा। अब मैक्सिमम टॉर्क कितना आएगा, जरा देखो। मैक्सिमम टॉर्क तो पहला तो ये देख लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है,
इसमें एक डायपोल आपने रख दिया है। अब डायपोल रखा है तो कैसे रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज। इसका जो डायपोल मोमेंट है वो तो यही रहेगा, ऐसा डायपोल मोमेंट यहाँ प्लस क्यू चार्ज, इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो ऐसा होगा। यहाँ एंगल कितना है, 90 डिग्री होगा, ठीक। अब इस डायपोल पर फोर्स लगेगा, माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा F2 और इस पर फोर्स लगेगा F1 इधर। इसकी वैल्यू होगी QE और इसकी वैल्यू भी होगी क्या, F2 इक्वल टू माइनस QE। इसकी माइनस QE है और इसकी प्लस QE है। क्या नेट फोर्स अभी भी जीरो है, हाँ। F नेट निकालिए ज़रा सा, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 आ गया। यहाँ से देखोगे F1 तो QE प्लस माइनस QE, तो नेट फोर्स तो अभी भी जीरो है। नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब क्या आ गया, F नेट जो आया है वो जीरो आया है। दैट इज़ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आ गया। अब जरा टॉर्क के बारे में देखिए, टॉर्क क्या आएगा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, PE साइन थीटा, थीटा की जगह पे 90 रखना है। 90 रखोगे तो क्या आएगा, टाउ जो भी आएगा वो आएगा PE और ये क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, टाउ मैक्स इज इक्वल टू PE आ जाता है। तो आपने देखा बेटा, क्या देखा कि जब फोर्स जीरो है तो टॉर्क जीरो भी आ रहा है, फोर्स जीरो नहीं है, फोर्स जीरो है तब भी टॉर्क जीरो नहीं आ रहा। मतलब फोर्स जीरो होने पर टॉर्क जीरो हो सकता है, फोर्स जीरो होने पर टॉर्क जीरो नहीं हो सकता, लेकिन कंडीशन होगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे जो फोर्सेस हैं इनका काम क्या होगा, ये इसको बेंड करके इधर लाना चाहेंगे, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा और इसको बेंड करके इधर ले आएंगे। यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आती है, एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए, बस टॉपिक यहीं तक है, जिसमें आपको बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी। नई इन्फॉर्मेशन आप अपने पास रखिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पूछा जाता है, मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है, या पूछते हैं कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है, डेफिनेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। क्या होता है, डायपोल मोमेंट इन द टर्म ऑफ टॉर्क। तो कैसे डिफाइन करोगे डायपोल मोमेंट को इन द टर्म्स ऑफ टॉर्क। आप कहते हो डायपोल मोमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डायपोल मोमेंट इज numerically equal to the torque acting on dipole। कौन सा टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल, maximum torque acting on dipole when it is placed कैसा, at right angle to the uniform electric field। ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डेफिनेशन है। कभी कभी आपसे ये डेफिनेशन पूछी भी जाती है कि डायपोल मोमेंट को आपको डिफाइन करने तो आता है, लेकिन डायपोल मोमेंट को डिफाइन करो इन द टर्म्स ऑफ टॉर्क। तो बेटा ये है, ये पूरा था डिस्कशन हमारा फोर्स एंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फोर्स और टॉर्क को ही डिस्कस करेंगे ऑन डायपोल, बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा, जो आजकल नीट और जेईई में क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए वही टॉपिक यूज़ किया जाता है। इस पे तो बेसिकली कंडीशंस बनती हैं या फिर बोर्ड के लिए डेरिवेशंस आते हैं।